इस बार वीरा ने उससे सवाल किया। इस बार वो चंद सानियों तक खामोश रहा। अंदरूनी ज़हनी कशमकश के वो लम्हात गुजर जाने के बाद उसे थकी हुई और धीमी आवाज में कहा, उसे तुम्हारी और डैनी की तलाश है। वो तुम दोनों को हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता है। जब से आईमैन का नाम सामने आया, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इसी सवाल का था। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद हम इस सवाल का जवाब पाने में नाकाम हो चुके थे, लेकिन गॉर्डन ने बहुत मुख्तसर और जामे अल्फाज में इस सवाल का जवाब फराहम कर दिया था। वो वीरा को अच्छी तरह पहचानता था, मगर मेरी असलियत से बेखबर था। इससे यह खतरा नहीं था कि STF के चुंगल से निजात हासिल करने के बाद वो मुझे कोई जिक्र पहुंचा सके। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि वो कराची में वीरा की मौजूदगी की तस्दीक कर देता। वो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी। हमारे दुश्मनों को इब्तिदा ही से अंदाजा हो चुका था कि हम लोग कराची को अपना मरकज बनाकर न्यूयॉर्क से दिल्ली तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सारी तवज्जो कराची पर मरकूज की हुई थी। यह के बाद दीगरे इनके अहम तरीन अफराद कराची आते और अपनी जिंदगियां गंवाते रहे थे। इनमें सिर्फ जॉन एचकोफ ऐसा खुश नसीब था जो बर वक्त कराची से फरार होकर दिल्ली में जा बैठा था और जिंदा था। मैदान छोड़कर भाग निकलने की वजह से उसकी रेशा दवानियां पसे पर्दा चली गई थीं। उसकी कमी को दूर करने के लिए आईमैन पहले से कराची में विराजमान था और आने वाले वक्त के लिए अपने इर्द गिर्द शी के पुराने जानिसारों को यकजा कर रहा था। मैंने गॉर्डन को आईमैन बल्कि बेन डेविड की शनाख्त के लिए उठवाया था। इस सिलसिले में उससे सिरे से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कराची में आईमैन की मौजूदगी का सबब बयान करके हर बात का अजाला कर दिया था। गॉर्डन के बयान की रोशनी में यह बात समझ में आ रही थी कि राजा जैसे गिरोहबंद बदमाश को 10,000 रुपए फी किलोग्राम का जर तलाफी देकर खालिद को उसके पीछे लगाने के मकासद बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं थे। आईमैन का कलील मुद्दत का एक मंसूबा था जिसका जाहिरी मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने गिर्द जमा होने वाले अपने हवारियों को सोचने का कोई मौका दिए बगैर मसरूफ रख सके और किसी आड़े वक्त के लिए इन्हें आजमाइशों से गुजारता रहे। मैं तुम्हारे सामने हूँ, डैनी भी कहीं ऐश कर रहा होगा और आईमैन किसी खारिजदा कुत्ते की तरह शहर में जगह जगह छुपता फिर रहा है। वीरा ने गॉर्डन को जवाब दिया, जिस तरह गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इसी तरह तुम्हारे आईमैन की मौत उसे अमेरिका से कराची लाई है। तो मेरी बात लिख लो कि जल्द ही वो बेमौत मारा जाएगा। उसे पाकिस्तान के किसी कोने में अमान नहीं मिल सकेगी। मैं इसका मुलाजिम हूँ। $5,000 देकर वो मुझे खरीद चुका है। तुमको मेरे सामने उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे मिजाज से वाकिफ हो। मैं जिसका नमक खाता हूँ आखिरी दम तक उसका वफादार रहता हूँ। मैं ये बातें इसीलिए बता रही हूँ कि यहाँ से वापसी के बाद तुम मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो। वीरा ने तलखी से कहा। गॉर्डन ने बेसाख्ता अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोला, ये पैगाम रसानी मेरे बस से बाहर है। गनीमत यह है कि तुम्हारे आदमी बहुत शराफत और खामोशी से मुझे घर से लाए थे। यहाँ से रिहा होकर मैं घर पहुंचूंगा तो किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा कि मुझे कुछ देर के लिए अगवा किया गया था। आईमैन को भनक मिल गई कि तुमने मुझ पर हाथ डाला है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने हर उस आदमी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया हुआ है जो उसकी सलामती के लिए जरा भी खतरा पैदा कर सके। हमें चकमा देने की कोशिश मत करो, मैंने दुरुस्त लहजा में कहा। यहां से तुम्हारी गुलू खुलासी इतनी आसान नहीं है। अपनी बातों के हेर फेर से तुम वीरा या किसी और को फरेब नहीं दे सकते। तुमको कुछ दिनों के लिए हमारा मेहमान रहना होगा, फिर मैं आईमैन की वापसी तक तुम्हारी पनाह में रहना चाहूंगा। उसने मजीद किसी बहस में पड़े बगैर बराह रास्त वही बात कही जो उससे पहले खालिद भी कह चुका था। मेरी वापसी में देर हुई और यह बात फैल गई कि मुझे अगवा किया गया था तो खबर इसके कानों तक पहुंच जाएगी। वो मेरे खून का प्यासा हो जाएगा। वो तुम्हारा खून पिए या तुम्हारी नाजबरदारी करे, ये तुम्हारा मसला है। तुम्हारी आसानी के लिए हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। मैंने अपने लहजे में दुरुस्ती बरकरार रखी। गॉर्डन की मुल्तजियाना निगाहें वीरा की तरफ उठ गईं। मैं वादा करता हूं कि तुमको दगा नहीं दूंगा। इसके साथ मैं तुमको भी जानता हूं। तुमसे वादा खिलाफी करूं तो अपने हाथ से मेरी गर्दन काट देना। मैं उफ तक नहीं करूंगा। अभी इसी कमरे में आराम करो, वीरा ने सपाट आवाज में कहा। देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। खालिद के अलावा तुमने जिन 2 आदमियों को आईमैन के पास भेजा था उनके नाम पता क्या है? मैं दोबारा काम की बात पर आ गया। ये बात मेरे जहन में सरायत कर चुकी थी कि इस बार हर उस आदमी को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए जिसने आईमैन जैसे खतरनाक मुजरिम का साथ जरा सा भी दिया हो। अव्वल खान डिसिप्लिन का आदमी था। उसकी जेब में कलम के साथ जेबी नोटबुक भी मौजूद थी। उसने गॉर्डन के बताए हुए दोनों नाम और पते नोट कर लिए। गॉर्डन से हमारा काम खत्म हो चुका है। मैंने अव्वल खान को आंख से इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अव्वल खान ने कमरे से कुछ दूर निकल आने के बाद पुज मुर्दा आवाज में कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया। गॉर्डन ने आईमैन की आमद का मकसद वाजे कर दिया है। मैंने जवाब दिया। ये बात मैं शुरू ही से समझ रही थी। वीरा ने दरमियान में दखल अंदाजी की।
मगर मैंने जुबान नहीं खोली कि तुम लोग इसे खुशफहमी और मुबालगा आराई करार देकर मेरा मजाक उड़ाओगे। सच बात यह है कि इस वक्त मेरे और तुम्हारे नामों ने अमेरिका में बड़े बड़ों की नींद उड़ाई हुई है। यह अजीब बात है कि आईमैन के हवाले से आने वाला हर कैदी यहाँ रुकने पर मुसर है। अव्वल खान बुड़बुड़ाया। पहले खालिद था, अब यह आ गया। इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि नया आईमैन कितना खूनखार है। इसने अपने हर जर खरीद के दिमाग में अपनी दहशत बिठाई हुई है। वीरा बोली। नतीजा सामने आए बगैर कोई किसी से यूं दहशत ज़दा नहीं होता। मैंने अव्वल खान के दफ्तर में दाखिल होते हुए कहा, उस मलाउन के फरमुदात अपनी जगह खासे संगीन रहे होंगे। इनमें दहशत का उनसर पिछले चंद रोज की सनसनीखेज अखबारी कहानियों ने भरा है। इसके बारे में शाया होने वाले मवाद से यह तासुर उभरा है कि अपने लिए खतरा बनने वाले हर शख्स को अपने और पराये की तमीज किए बगैर किसी खून आशाम भेड़िए की तरह चीड़ फाड़ कर रख देता है। तुम ठीक कह रहे हो। वीरा बिला तवक्कुफ मुझसे मुत्तफिक हो गई। मेरा जहन अखबारों की तरफ नहीं गया था, मगर मैं हैरान थी कि इसके लिए काम करने वाले इससे इस कदर दहशत ज़दा क्यों हैं। अब बात समझ में आ गई है। कोडिन के बारे में तुम क्या सोच रही हो? अव्वल खान ने कदर तवक्कुफ के बाद पूछा। चलते चलते तुमने उससे उम्मीद अफजा बात की थी। कोडिन की आमदनी के जराए गैर कानूनी है, मगर बुनियादी तौर पर वो ज़हीन और शरीफ आदमी है। सलीस उर्दू में उसे शरीफ बदमाश कहा जा सकता है। मैंने मज़ाहिया अंदाज में लुकमा दिया। गॉर्डन से बात करने के बाद मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे जहन से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इस शरीफ बदमाश ने माजी में मेरी सफाकी के जोहर भी देखे हुए हैं। अगर हम इसकी तजवीज़ मान लें तो मेरा ख्याल है कि हमसे वादा खिलाफी करके अपनी कब्र खोदने की कोशिश नहीं करेगा। हम हर वक्त उसके गिरेबां पर हाथ डाल सकते हैं। इसके आदमियों को बंद रखकर हम उसे खौफजदा कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि रात होने से पहले इन दोनों आदमियों को भी उठवा लो जिनकी निशानदेही गॉर्डन ने की है। आईमैन को राब्तों में हर तरफ नाकामी का सामना करना पड़ेगा तो उसका दिमाग उलट जाएगा और वो कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठेगा जो हमें उसकी शह रग तक पहुंचा देगी। अव्वल खान ने फिक्र अंगेज लहजे में अपनी राय थी। फिर तो हमने कैली बायरन को छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है। वीरा ने बरजस्ता कहा। आईमैन अमेरिकी कौंसल खाने में छुपा हुआ है, कैली भी वहीं ले जाई गई है। अपनी मादा को अपने पहलू में पाकर उसे नाकाबिले बयान ज़हनी सुकून हासिल हुआ होगा। मैं ये नहीं जानता कि कैली उसके पहलू में गई है या किसी बिस्तर पर पड़ी हुई है। मैंने तीखे लहजे में जवाब दिया। यह ज़रूर जानता हूं कि कैली की पोजीशन दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो बाज़ाब्ता सरकारी कैदी थी। ये STF के शिकार हैं। इनके साथ हम मनमाना सलूक कर सकते हैं। तुम जो सलूक करना चाहो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बेलाग राय यह है कि गॉर्डन को रिहा कर दो। गॉर्डन, खालिद और इन जैसे दूसरे लोग हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें वीरा की बात मान लेनी चाहिए। अव्वल खान अचानक अपने मुआक्कफ से दस्तबरदार हो गया और मैं उसका मुंह देखता रह गया। ये तुम्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले अपनी बोली बोल रहे थे, अब वीरा के हम नवाब बन गए हो, मैंने कहा। अव्वल खान के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। वीरा की सिफारिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो गॉर्डन को हम दोनों से ज्यादा जानती है। आईमैन को असाब ज़दा करने के लिए गॉर्डन को यह हदायत की जा सकती है कि अगले 3 दिनों के लिए अपने टेलीफोन के तार निकाल दे। तार अब फरसूदा हो गया, वो खतरनाक धंधा करता है। इसके पास यकीनी तौर पर मोबाइल फोन मौजूद होगा। मैंने एतराज किया। ये और भी आसान बात है, मोबाइल फोन खो भी सकता है। घंटियां बजती रहें और वो जवाब न दे, मोबाइल फोन बंद भी किया जा सकता है। अव्वल खान ने वीरा की वकालत शुरू कर दी। अव्वल खान की हर तजवीज़ साहिब थी। गॉर्डन अपनी गुलू खुलासी के लिए वो बेज़र्र शराइत तस्लीम कर सकता था। वो इन लोगों में से था जो आसानी से किसी से वादा नहीं करते और जब वादा कर लेते हैं तो पूरी तरह इसका पास करते हैं। ठीक है, इसके बारे में तुम जानो और वीरा जाने। अब मुझे इसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो इतना अहम आदमी नहीं है कि उसके फ़ोन से जवाब न मिलने पर आईमैन अपनी जान जोखम में डालकर उससे मिलने के लिए निकल खड़ा हो। हमारा असल हदफ वही है। वो अपने कौंसल खाने में दुबका रहेगा। हमें सब्र के साथ उसके बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। दरअसल मैं भी यही कहना चाह रही थी, वीरा बोली। गॉर्डन को रोकने से आईमैन के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईमैन के इन हाशिया बरदारों पर बाद में हाथ डाला जा सकता है। इस वक्त हमें अपनी तवज्जो आईमैन पर मरकूज रखनी चाहिए। जलाल की तरफ से कोई खैर खबर मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। गॉर्डन का किस्सा तय होते ही मैंने कुर्सी छोड़ दी। मेरे साथ वीरा भी उठ खड़ी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि खालिद से भी जान छूट जाए, उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। फिर मेरा हाथ थामे थामे अपनी मेज के पीछे से बाहर निकल आया। मैंने लाख कोशिश की कि वो तपती हुई धूप में बाहर निकलने के बजाय हम दोनों को बरामदे ही से रुखसत कर दे, लेकिन वो न माना। बरामदे से उतरकर बैरक की ओट में खड़ी हुई गाड़ी तक हमारे साथ आया और हमारे रवाना होने तक वहीं खड़ा रहा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम गॉर्डन पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी? स्टेशन 4 की चेक पोस्ट से खुली सड़क पर निकल आने के बाद मैंने इस्तज़ाइया लहजे में उससे सवाल किया। तुम्हारा लहजा तज़ही कामीज़ है।
उसने नरमी से कहा। वो पाकिस्तानी और सबसे बढ़कर मेरा हम मजहब भी है। दूसरे ईसाइयों से तुमने कभी ऐसे लगाव का मुजाहिरा नहीं किया? मैंने तलखी से सवाल किया। इसमें ऐसी क्या खास बात है? तुम बिला वजह उसकी तरफ से हसद और रकाबत का शिकार हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने खनकदार हंसी के साथ जवाब दिया। मुझे ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश ना करो, तुम खुद बता चुकी हो कि उसने तुम्हें नकाब के बगैर देखा हुआ था। इसमें भी कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अपने एतमाद के कई साथियों से मैं आम हैसियत में मिला करती थी। यह सरासर गलत बयानी है। मैं शी में C1 हुआ करता था, फिर भी मैं उस वक्त तक तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया था जब तक तुम मुझ पर खुद मेहरबान नहीं हुई। जहांगीर D1 था, मगर उसे आखिर तक पता न चल सका कि ब्लैक क्वीन कौन है। आखिर तुम इन बारीकियों में क्यों उलझ रहे हो? एतमाद ओहदों पर नहीं, अफराद पर किया जाता है। उसके होंठों पर एक अजीब सी आसूदा मुस्कुराहट खिल रही थी, जैसे गोडिन के खिलाफ मेरे ख्यालात जानकर वो दिल ही दिल में महजूज हो रही हो कि मेरा जाती मामला था, तुम्हें से क्या लेना है? वीरा, मैंने लम्हे भर के लिए सड़क पर से नजरें हटाकर उसे घूरा, फिर दोबारा सड़क पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी किसी खानकाह में नहीं गुजारी। मैं मर्दाना खबास्तों को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारी तरफ देखते हुए इस मरदूद की आंखों में एक अजीब सी पुरउम्मीदी और चमक नजर आने लगी थी। सच से बताना कि वो तुम्हारी किसी खलवत का साथी तो नहीं था। आखिरी सवाल किसी आतिशगीर लकीर की तरह मेरे जहन में कौंधा और बेसाख्ता अल्फाज की सूरत में मेरी जुबान पर आ गया। वीरा की दबी दबी फकर अमेज हंसी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त मैंने अपने मर्दाना वकार के मुनाफी बात की थी। वो ख्याल जहन में आ ही गया था तो उसे जुबान पर नहीं आना चाहिए था। तो ये कहो कि तुम उससे रकाबत महसूस कर रहे हो। उस नरमी से मेरा बायां बाजू दबाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सामने कभी पारसाई का दावा नहीं किया। मेरा माजी किसी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। तुमसे मिलने से पहले मैं मर्दों से मिट्टी के खिलौनों की तरह खेलने की कोशिश करती थी और आदी थी। ऐसे खिलौने जिनसे बच्चे अपना दिल बहलाते हैं और जब उकता जाते हैं तो इन्हें कूड़ेदान में फेंक कर हमेशा के लिए भूल जाते हैं। मगर गोडिन के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरे तजर्बे को चुटलाने पर तुल गई हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैंने अपना सर झटक कर कहा, मगर ये मैं जानना चाहता हूं कि गोडिन की नजरों में तुम्हारे लिए बेइंतहा अपनायत थी। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि उंगलियां मारकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दूं। डैनी, उसने मेरा बाजू तकरीबन नोचते हुए तहय्युज़ ज़दा खुशी के साथ पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें मालूम है कि आपस की बातों में मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने आहिस्तगी से कहा। इस वक्त मैं खुश हूं, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज पहली बार पत्थर को जोंक लगी है। तुम्हारी आंखें हमेशा मुझसे कुछ कहती रहती हैं, लेकिन तुमने अपना मर्दाना भरम रखने के लिए अपनी जुबान पर खामोशी के वजनी कुफल डाले हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि आज तुम कुछ बोले हो। मेरी वजह से तुम्हें किसी मर्द पर गुस्सा आया है। यह मेरे लिए फख्र और गरूर का मकाम है। एक जरा सी बात को अफसाना ना बनाओ, तुम हमारी अमा में हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मर्द तुम पर बुरी नजर डाले। वीरा मानी खेज अंदाज में हंस पड़ी और मेरे पहलू में चुटकी लेते हुए बोली, अब बात बनाने की कोशिश मत करो। हकीकत बेसाख्ता अल्फाज का रूप धार कर तुम्हारे लबों पर आ गई थी। तीर कमान से निकल चुका था, इसे तुम किसी तरह वापस नहीं लौटा सकते। तुम्हारा झूठा भरम टूट गया है तो इसे यूं ही रहने दो। अपने वकार का मसला ना बनाओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आज तुम गोडिन से क्यों और कैसी नफरत महसूस कर रहे थे। तुम्हारे अल्फाज मेरी जिंदगी का कीमती असासा बन चुके हैं। मुझसे ये मेरा असासा छीनने की कोशिश तो मत करो। चुटकी मरोड़ कर उसने मेरे बाएं पहलू में गुदगुदी कर डाली। मैं ड्राइविंग सीट में बल खाकर रह गया और तेजी से बोला, ये क्या कर रही हो? ट्रैफिक की भीड़ में हादसा हो जाएगा। उसने अपने बरस में से पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और मेरे लबों में थमा थी। अपने लिए दूसरी सिगरेट सुलगाते उसने हल्की सी मखमूर आवाज में कहा, आज हादसों का दिन है। हादसाती तौर पर तुम्हारे दिल का चोर खुल गया। अब गाड़ियां लड़ भी जाएं तो मुझे परवाह नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरे सुकून से मर सकूंगी। ऐसे मनहूस और बेसाख्ता कलमात मुंह से ना निकालो। मेरे साथ कुछ हुआ तो गजाला रो रो कर अपनी जान दे देगी। तुम चक्की के दो पार्टों में फंसे हुए हो। वो प्यार से मेरा बदन सहलाते हुए बोली, एक तुम हो कि आज गोडिन की जरा सी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरा हौसला देखो कि मैं दिन रात तुम्हें गजाला के साथ खुश देखकर खुद भी खुश होती रहती हूँ। कभी शिकवे का एक हर्फ अपनी जुबान पर नहीं लाती। उसकी ज़हनी रूह एक खतरनाक रुख पर बहक चली थी। मैंने महसूस किया कि मैंने बात बढ़ाने की कोशिश की तो वो बहुत कुछ कह डालेगी। मैंने खामोशी इख्तियार करके गाड़ी की रफ्तार कदरे तेज कर दी ताकि वो सफर जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। तुम बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने मुझे टोका। तुम सब कुछ जानती और समझती हो, मैं क्या कह सकता हूं? मेरी खामोशी ही सबसे बेहतर है। शायद तुम्हारे दिल को पछतावा लग गया है कि गैर इरादी तौर पर तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर क्यों आ गई। वो मुझे बोलने पर मजबूर कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त मेरा ज़हन आईमैन और बेन डेविड में उलझा हुआ है। पता नहीं इस मुअम्मे का क्या हल सामने आएगा।
मैंने मकारी से काम लेते हुए वो बात छेड़ दी जिसमें वीरा इस रोज हद से ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। तुम देख लेना कि जलाल को मायूसी होगी। वह मेरी चालबाजी को नहीं समझ सकी और फंदे में आ गई। मेरा मकसद उसे दूसरी बातों में उलझाना था ताकि इसके जहन से मोहब्बत और अपनायत का खुमार उतर सके। मैंने जलाल की कोशिशों की कामयाबी की तवक्का जाहिर कर दी। नतीजा वही निकला जो मैं चाहता था। वीरा ने जोरों शोर से बहस का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बार मैं मुबाहसे में पूरी सरगर्मी में हिस्सा ले रहा था। मेरा ख्याल था कि जलाल अपनी हद से बढ़ी हुई मसरूफियात की वजह से मुझे फोन पर अपनी कोशिशों के नतीजे से आगाह करेगा, मगर वो 6 बजे खुद हमारे घर आ पहुंचा। उसके मतीन और बावकार चेहरे पर खुशी या अफसोस की कोई ऐसी अलामत नहीं थी जिससे उसकी कामयाबी या नाकामी का अंदाजा लगाया जा सकता। तुम्हारे बुशरे से थकन के आसार जाहिर हो रहे हैं। मालूम होता है कि सारा दिन भागदौड़ में गुजरा है। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हुए कहा, फराइज की अदायगी में यही होता है, हमें तनख्वाह इसी बात की मिलती है। उसने हंसकर खुशदिली से जवाब दिया, अब अगर गर्मा गर्म चाय की एक प्याली मिल जाए तो दिन भर की सारी थकन जरा सी देर में काफूर हो जाएगी। मैं अभी 2 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। वीरा ने उस पुरखुलूस पेशकश के साथ अपनी जगह छोड़ दी। इस वक्त गजाला नहाने के लिए गुसल खाने में गई हुई थी। इसके गैर हाजिरी में हल्की फुल्की मेजबानी की जिम्मेदारी वीरा ही को उठानी थी। इस वक्त तुम्हारे अतवार कुछ पुरस्रार से हैं। वीरा के जाने के बाद मैंने सरगोशियाना लहजे में जलाल से कहा, तुमने खिलाफ मामूल अभी तक काम की बात नहीं शुरू की। इमिग्रेशन इंक्वायरी का क्या रहा? अभी कोई बात नहीं होगी। किचन से वीरा की आवाज आई, मैं आ रही हूँ। शायद इसे मेरी सरगोशी की भनक मिल गई थी। वीरा को आ जाने दो, जलाल ने बुलंद आवाज में कहा। यह तस्दीक हो गई है कि बेन डेविड ही आईमैन है। मेरे लिए जलाल का वो जवाब काफी था। मुझे यकीन था कि उसने हर पहलू से जायजा लिए बगैर इस तस्दीक पर एतबार नहीं किया होगा। मैंने उसे गोडिन की कहानी सुनानी शुरू कर दी ताकि किचन से वीरा की आमद तक बातों का सिलसिला चलता रहे। यह भी एक पहलू था। अच्छा हुआ कि तुमने इसे देख लिया। इस वक्त हम कामयाबी के किसी महूम तरीन इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने पूरी रूदात सुनने के बाद कहा, आईमैन मुख्तलिफ सराय से आदमियों को यकजा कर रहा था। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन इसका ड्राइवर था। सबसे आम बात यह है कि गॉर्डन ने आईमैन की यहाँ आमद का सबब बता दिया। शायद उसने इब्तिदा में अपने साथ मिलने वालों पर जरा ज्यादा एतमाद किया था। वीरा ने चाय बनाने में गैर मामूली फुर्ती दिखाई और ट्रे में 4 प्यालियां लिए ड्राइंग रूम में आ गई। चाय फीकी है, चीनी अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लेना, उसने ट्रे तपाई पर रखते हुए ऐलान किया। चाय नोशी का आगाज होने तक आपस में चंद फिक्रों का तबादला हुआ और फिर वीरा की तजस्सुस की रग फड़क उठी। अभी तुम डैनी को बता रहे थे कि आईमैन के पासपोर्ट की तस्दीक हो गई है, उसने जलाल से मुखातिब होकर कहा। मैंने ये नहीं कहा था, जलाल ने मुस्कुराकर उसकी तस्दीक की। मैंने बताया था कि बेन डेविड ही आईमैन है। ओह, वीरा ने होंठ सुकेड़ कर कहा, यह तो और भी आगे की बात है। यह बात इमिग्रेशन वाले नहीं बता सकते थे। यह नतीजा तुमने अखज किया होगा। मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली रिपोर्टों को यकजा करके सही तरीन नतीजा अखज करना ही मेरा असल काम है। इमिग्रेशन वालों ने यह तस्दीक की है कि वो पासपोर्ट असली है। कैली और बेन डेविड में से किसी ने अभी तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा है।